आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए 4th चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं और वो देख लीजिए। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे और उसके अंदर सबसे पहले डोबेराइनर्स ट्रेड की बात करेंगे, देन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड उसके बाद में नंबर 3 पे हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीज जो पीरियोडिक टेबल है उसकी पहले हम अचीवमेंट्स की बात करेंगे और उसके बाद में उसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनकी स्टडी करेंगे। देन हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मॉजले साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है। नंबर 5 पे हम स्टडी करेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनकी स्टडी करेंगे। एंड लास्ट के अंदर हम पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं, अब अपन इन ग्रुप अप टू डाउन चलते हैं तब, या इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब। इस तरह से इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले बात यह आती है कि इन एलिमेंट्स को व्यवस्थित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई क्या ज़रूरत है, जो जहाँ है वहीं रह जाओ, इनको व्यवस्थित करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए इनकी सिस्टमेटिकली स्टडी करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है इनको व्यवस्थित करने की। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही देख लीजिए, आप अपनी स्टडी टेबल पे केमिस्ट्री की बुक्स अलग रखते हो, फिजिक्स की बुक्स अलग रखते हो, बायोलॉजी की बुक्स अलग रखते हो, अदर जो आपकी जीके वगैरह की जो बुक्स हैं उनको आप अलग रखते हो। इस तरह से अब जब अलग अलग आप उन बुकों को रख लेते हो तो आपको लेने में आसानी रहती है, आप जब चाहे उन बुक्स को ले सकते हो, आपको टाइम भी नहीं लगेगा और व्यवस्थित रहेंगी। इसी तरह से इन एलिमेंट्स को भी क्या किया गया है, व्यवस्थित करके रखा गया है इन पीरियोडिक टेबल। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन जो क्लासिफिकेशन है उनकी स्टडी करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इनका इंट्रोडक्शन। तो देखिए एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो इस चैप्टर की स्टडी करने से पहले हम स्टडी करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। तो देखिए एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो वन टाइप के एटम्स से फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सोडियम एंड हाइड्रोजन, ये क्या है, ये एलिमेंट है। ये सिंगल एटम्स से बने हुए हैं, सेम टाइप के एटम्स से बने हुए हैं। तो ये क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। देन बात करते हैं हम एटम एंड मोलिक्यूल की। तो देखिए एटम क्या होते हैं और मोलिक्यूल क्या होते हैं। तो एटम का मीन्स क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन एटम है, सोडियम एटम है, कार्बन एटम है, लेकिन नोटिस कीजिए H2 है, O2 है, N2 है, ये क्या है, ये H2 मोलिक्यूल, ये O2 मोलिक्यूल एंड ये N2 मोलिक्यूल। और इनको फॉर्मेशन को हम कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर देख चुके हैं। देन बात करेंगे हम कंपाउंड्स की। तो देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक कंपाउंड कंटेन डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशो। जो कंपाउंड है वो एलिमेंट्स से डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट है उनसे कंटेन रहते हैं। किस में, फिक्स रेशो में। कोई भी कंपाउंड लीजिए उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी एटम्स का फिक्स रेशो होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं NaCl की, H2O की बात कर लीजिए। इनके अंदर फिक्स रेशियो का क्या मीन्स है, NaCl है, Na+ और Cl-। इन 2 एलिमेंट्स के एटम्स से ये बना हुआ है। इसके अंदर H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो ये क्या है, इनका रेशियो है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया, 2:1 हो गया।
इसके अंदर Na और Cl का क्या हो गया रेशो, 1:1 हो गया, यानी ये एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। एक अदर डेफिनेशन देख लीजिए, 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स्ड रेशियो। 2 और मोर जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो के अंदर। और ये जो कंपाउंड है इनके एग्जाम्पल क्या हो गया, CO2 ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, ये क्या हो गए, कंपाउंड्स हो गए। देन हम स्टडी करेंगे मिक्सचर की। तो देखिए मिक्सचर क्या होता है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। जब 2 और मोर सब्सटेंस हैं इनको हम सिंपली मिक्स कर देते हैं, किसमें, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन अपन को मीठा शुगर सॉल्यूशन चाहिए तो हम ज़्यादा शुगर उसके अंदर मिक्स कर लेते हैं, कम शुगर चाहिए तो कम हम शुगर मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कोई ये निश्चित नहीं है कि आप उसके अंदर एक निश्चित क्वांटिटी आप उसके अंदर मिक्स करोगे। ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर क्लासिफाई फॉर डू इट्स प्रॉपर स्टडी। एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों किया गया है, इनकी प्रॉपर स्टडी करने के लिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। First attempt to classify elements into metals and non-metals was done by Lavoisier। तो देखिए जो एलिमेंट्स हैं इनका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी एलिमेंट्स को सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया गया। किसके थ्रू, ये जो लेवोशियर है इनके द्वारा ये क्लासिफाई किए गए। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन चलेंगे, हम स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन है डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रेड। तो देखिए डोबेराइनर जो केमिस्ट है वो क्या कहते हैं एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय ए जर्मन केमिस्ट J.W. Dobereiner, which state that when a group of 3 elements with similar properties are arranged in the order of their increasing atomic mass। तो देखिए जो डोबेराइनर है वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने तीन एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स का एक ट्रेड डिसाइड किया उन्होंने, और ये जो ट्रेड्स हैं वो किस अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स अरेंज रहते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप में ये अरेंज रहते हैं, एटॉमिक मास के रूप में। देन द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज फाउंड टू बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। जो डोबेराइनर ट्रेड्स है वो क्या कहता है कि इन्होंने जो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, इन्होंने एक ट्रेड बनाया, और ये जो ट्रेड बनाया वो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाया। तो इन्होंने क्या बताया कि जो 3 एलिमेंट्स का जो ट्रेड है उनके अंदर जो फर्स्ट और जो थर्ड जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो मिडिल एलिमेंट है उसके इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए इनके ट्रेड्स की हम बात करेंगे। पहला ट्रेड्स है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये इनका एक ट्रेड्स है। अब इनको इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया है। तो देखिए लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7 होता है, सोडियम का 23 होता है एंड पोटेशियम का 39 होता है। तो ये डोबेराइनर्स रूल क्या कहेगा कि एटॉमिक मास ऑफ एनी जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स हैं उनके अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। यानी इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है 7 प्लस
थर्ड एलिमेंट पोटेशियम है 39 डिवाइड बाय 2 और ये 23 आ गया, जो किसका एटॉमिक मास है, सोडियम का एटॉमिक मास है। सेकेंड ट्रेड्स है कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेरियम। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, जो कैल्शियम और बेरियम का जो एटॉमिक मास है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो स्ट्रांसियम मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। देखिए एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रांसियम 14 + 137 डिवाइडेड बाय 2, ये नियर इक्वल टू 88.5 आ गया। और ये इसको 88 भी हम मान सकते हैं, जो कि इसका एटॉमिक मास है, स्ट्रांसियम का एटॉमिक मास है। थर्ड ट्रेड को देख लीजिए। थर्ड ट्रेड है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मिडिल एलिमेंट ब्रोमीन, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये इसका कितना आ जाएगा, नियर इक्वल टू 80 आ रहा है, 81.25 आ रहा है, इसको हम 80 मान सकते हैं। तो ये किसका एटॉमिक मास आ गया, ब्रोमीन का एटॉमिक मास आ गया। तो क्या कह रहा है डोबेराइनर ट्रेड कि 3 एलिमेंट्स के इन्होंने ट्रेड्स डिसाइड किए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के थ्रू, और इन्होंने क्या बताया कि जो मिडिल का एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, जो फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होता है। अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की, यानी जो डोबेराइनर्स ट्रेड लॉ है उसकी क्या लिमिटेशंस है। तो देखिए डोबेराइनर्स कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड्स एज इट वाज नॉट पॉसिबल टू अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। यानी डोबेराइनर्स जो रूल है या जो डोबेराइनर है ये क्या कर पाए, ये केवल ओनली ऑन 3 जो ट्रेड है उनका एटॉमिक मास को ही ये डिसाइड कर पाए, अदर एलिमेंट्स को नहीं कर पाए। यानी जब तक जितने नॉन एलिमेंट्स थे उनके ट्रेड्स भी ये नहीं बना पाए, तो जो आगे डिस्कवर होने वाले हैं, आगे ओरिजिन होने वाले हैं उन एलिमेंट्स का, तो क्या कहना है। तो ये क्या हुआ इसकी लिमिटेशंस के अंदर कि ये 3 ट्रेड्स ही डिसाइड कर पाए, और जो एलिमेंट उस टाइम नॉन थे उनकी भी ये स्टडी नहीं कर पाए। हेंस दिस लॉ रिजेक्टेड लेटर। तो बाद में क्या हुआ, आने वाले जो और केमिस्ट थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए हर जो क्लासिफिकेशन है उसकी अचीवमेंट्स रहती हैं एंड लिमिटेशंस भी रहती हैं। तो इनके अंदर से आपके 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि डोबेराइनर्स रूल क्या है और इनकी लिमिटेशंस क्या है। इस तरह से ये डोबेराइनर्स रूल चलता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तब तक आप वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। तो देखिए क्या कहता है न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। दिस लॉ वाज गिवन बाय एन इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड्स। एक इंग्लिश जो केमिस्ट है उनकी द्वारा ये रूल दिया गया है, विच स्टेट दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, then the properties of every 8 elements starting from a given elements is the repetition of the first, like the earth note in an octave of music। क्या कह रहा है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल कि जिस तरह से संगीत के जो 7 सुर होते हैं, म्यूजिक के जो 7 नोट्स होते हैं, उनके अंदर जो 8वां नोट्स जो फर्स्ट जो नोट्स है उसकी सेम होता है, उसी तरह से इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने 8 एलिमेंट्स के बनाए और जो फर्स्ट से लेकर के 8वां जो एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई, सेम हुई। यानी इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया किस रूप में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर लेके इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और फिर इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी और जो उसके बाद में 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। और वो भी किस तरह से, जैसे म्यूजिक के अंदर ये जो स्वर हैं, नोट्स हैं, ये होते हैं उसी तरह से।
देखिए फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, सारे गामा पा धा नी, ये म्यूजिक के स्वर है। इन्होंने एलिमेंट्स को भी इसी अकॉर्डिंग अरेंज किया। देखिए ये एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टिन, टाइटेनियम, टिन नहीं है ये टाइटेनियम है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, रुबीडियम, स्ट्रोंसियम, सीरियम एंड लेंथिनम एंड जर्कोनियम। तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो 8वां एलिमेंट आएगा फर्स्ट के बाद में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये 8 नंबर का एलिमेंट है। तो इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट और जो 8वां एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन है उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। आप इसको लेके काउंट कीजिए, लिथियम को लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिथियम के बाद में 8 नंबर का एलिमेंट है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम आएंगी। इसी तरह से आप बोरोन को लेके काउंट करोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बोरोन के बाद में 8वां एलिमेंट एल्यूमिनियम रहता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इस तरह से आप देख लीजिए, किसी भी एलिमेंट्स को लेकर के आप इनको देख सकते हो। हर जो 8वां एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के सेम आएंगी। इस तरह से इन्होंने ये इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। फिर इन्होंने ये कर दिया कि जो कोबाल्ट एंड निकल है इनकी प्रॉपर्टीज को इन्होंने इनके साथ में रख दिया, यानी एक जो एलिमेंट की जगह ही इन्होंने इन दोनों को रख दिया। ये इसकी क्या थी, एक ड्रॉबैक थी। इसी तरह से इन्होंने सीरियम एंड लेंथिनम को भी एक जगह रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि इन्होंने बीच में कोई गैप ही नहीं छोड़े थे। जो बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो इन्होंने उनके साथ में रख दिया। इस तरह से न्यूटन्स लॉ चलता है, यानी जो फर्स्ट और जो 8वां एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इस तरह से ये है। और अब हम इसकी स्टडी करेंगे लिमिटेशंस, क्या इनकी ड्रॉबैक्स थी, क्या लिमिटेशंस थी। तो देखिए हर जो क्लासिफिकेशन है उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों होते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, यानी जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल है वो ओनली कैल्शियम तक ही इनको अरेंज कर पाया। कैल्शियम जो एलिमेंट है वहां तक ही ये फर्स्ट से लेकर के 8 एलिमेंट्स की ग्रुप बना पाए और उनकी प्रॉपर्टीज क्या मिली, सेम मिली। लेकिन कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट है उनके अंदर ये रूल फॉलो नहीं होता है। ये इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक थी। सेकंड है दिस लॉ वर्क ओनली विथ लाइटर एलिमेंट्स, ये जो ऑक्टेव रूल है वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही क्या है, सही है। ये ओनली इनके साथ ही वर्क करता है। न्यूलैंड assumed that only 56 elements exist in nature and no more elements would be discovered in future। जो न्यूलैंड्स लॉ है उन्होंने अज्यूम किया कि जो 56 जो एलिमेंट्स हैं वो ही एग्जिस्ट कर पाते हैं नेचर के अंदर, और कोई जो एलिमेंट आगे फ्यूचर में डिस्कवर होंगे उनके लिए इन्होंने ना कोई गैप छोड़ी, ना उनकी कभी कोई पाथ हुई। नेक्स्ट है टू एडजस्ट न्यू एलिमेंट ही प्लेस कोबाल्ट एंड निकल टुगेदर दैट टू इन ए सेम कॉलम ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एलिमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए जो कोबाल्ट एंड निकल है इनको एक साथ रख दिया एक ही कॉलम में। किसके साथ में, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के अंदर। और ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हैलोजन है
और हैलोजन बाकी अदर एलिमेंट्स हैं उनसे बिल्कुल डिफर हैं, कोबाल्ट और निकल से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, फिर भी इन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक जगह रख करके और इनके ग्रुप में इनको रख दिया। Therefore, to overcome these limitations, Dmitry Mendeleev made his new Mendeleev's periodic table। तो देखिए जो ऑक्टेव न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल है उसकी लिमिटेशंस को देखते हुए उनके बाद में कौन आए, मेंडलीव आए, और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया। उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तब तक आप देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो देखिए जो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये भी अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट है। आपके इन जो ये लॉ है इनके अंदर से आ सकता है कि इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या थे, तो आप इनकी मेरिट्स को तो ध्यान में रखोगे, अचीवमेंट्स के साथ साथ में आप इनकी लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देखिए इससे पहले हम क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है उसके अंदर फर्स्ट लॉ था अपना डुपेराइनर ट्रेट एंड सेकंड था न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, और आज हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देखिए क्या कहते हैं मेंडलीव्स एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए दिस लॉ वाज बेस्ड ऑन ए लॉ which state that the properties of elements are the periodic function of their atomic mass। यानी जो मेंडलीव है इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एलिमेंट्स के जो पीरियोडिक फंक्शन है वो उनकी जो एटॉमिक मास है उनके अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज चलती रहती हैं। और इट इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सर्टेन वर्टिकल कॉलम्स एंड इन हॉरिजॉन्टल रोज। तो देखिए जो मेंडलीव्स हैं इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि इन्होंने ये बताया कि जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज रहते हैं किसके अंदर, ग्रुप एंड पीरियड्स के अंदर। एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर अरेंज्ड रहते हैं, ग्रुप एंड पीरियड्स के अंदर। और जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स होते हैं। अब देखिए कि ये ग्रुप्स एंड पीरियड्स होते क्या, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो होते हैं ग्रुप्स, एंड जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो होते हैं अपने पीरियड्स। तो इन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने ग्रुप एंड पीरियड्स को डिस्कवर किया और इनकी जो क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था। अब देखिए क्या क्या अचीवमेंट रही जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उनकी। तो देखिए ही चेंज द एलिमेंट अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू मास सो एज टू हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या कहा कि ये जो मास के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है, तो देखिए इनका जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या रहती है, सेम रहती हैं। एंड ही लेफ्ट सम गैप टू प्लेस द न्यू एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर थे उन एलिमेंट्स को तो इन्होंने अरेंज किया ही किया, साथ साथ में उन्होंने जो डिस्कवर होने वाले थे फ्यूचर के अंदर उन एलिमेंट्स के लिए इन्होंने गैप छोड़ दिए अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। और ये इनका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था क्या, कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ स्पेस छोड़ दिए, कुछ गैप छोड़ दिए जो बाद में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए। ये इसका एक प्लस पॉइंट था मेंडलीव का। ही यूज्ड एका 1 टू नेम द preceding elements, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। इन्होंने क्या यूज किए, एक एका वर्ड यूज किया
एका वन टू नेम, यानी किसी एलिमेंट के बाद आने वाले एलिमेंट्स को उन्होंने एका वर्ड से डिनोट किया कि एका बोरोन, जो बोरोन के बाद में कुछ डिस्कवर होने वाला है, बोरोन के ग्रुप के अंदर जो प्रेजेंट रहेगा उसको एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इस तरह से इन्होंने जो एका वर्ड है उसको यूज किया। फिर उन्होंने ये बताया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम वाज सेम। अब देखिए जो गैलियम है और एका एल्यूमिनियम है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। देखिए जो अपना एक ग्रुप होता है 13 नंबर, उसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये इस तरह से। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो एका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अपना ये रहा, और एका एल्यूमिनियम एंड जो गैलियम है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या रहती है, एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम की प्रॉपर्टीज सेम रहती है। और उन्होंने यह भी स्टडी किया कि इनके एटॉमिक मास भी नियर इक्वल रहते हैं, इनके ऑक्साइड्स की नेचर भी सेम रहती है, एंड क्लोराइड्स भी ये सेम तरह से फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये एका एल्यूमिनियम है और ये इन्होंने गैलियम को रखा है। तो देखिए इनका एटॉमिक मास क्या होता है, एका एल्यूमिनियम का 68 होता है एंड जो गैलियम है उसका 69.7 होता है। और फिर इन्होंने क्या किया, इनके ऑक्साइड्स की स्टडी की कि किस तरह से ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो देखिए E2O3 एंड Ga2O3 सेम टाइप के ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे अपन ने स्टडी किया था Al2O3, और इनकी जो क्लोराइड्स होते हैं वो भी किस तरह से फॉर्म होते हैं, ECl3 एंड GaCl3, यानी इसके लास्ट सेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एक ग्रुप के अंदर आने वाले एलिमेंट्स के। तो ये क्लोराइड्स भी किस तरह से फॉर्म करेंगे, ECl3 एंड GaCl3। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं ये, इट कुड अकोमोडेट नोबल गैस व्हेन दे वुड बी डिस्कवर्ड। इन्होंने नोबल गैसेस के बारे में भी कुछ डिस्कस किया जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इस तरह से इनके ये जो मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल है उसकी अचीवमेंट्स चलती हैं कि इन्होंने सबसे अच्छा अचीवमेंट तो ये रहता है कि इन्होंने गैप्स छोड़े या फिर इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया, और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहती है, नियर इक्वल रहती हैं। और ये एका वन इन्होंने जो वर्ड है उसको यूज किया। अब हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी, क्यों हमें आगे और क्लासिफिकेशन की नीड हुई एलिमेंट्स के। तो देखिए, ए करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है वो हाइड्रोजन की पोजीशन को, हाइड्रोजन को एक अच्छी पोजीशन नहीं दे पाए। इन्होंने कहीं डिस्कस नहीं किया कि हाइड्रोजन की ये पोजीशन रहती है, और ये हम देख भी चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो ये मेटल के जैसा बिहेव करता है, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का जो इनका नेचर रहता है उस तरह से ये नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। इस तरह से ये फर्स्ट लिमिटेशन था कि ये एक करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाए हाइड्रोजन को। एज सम प्लेस केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। और इन्होंने क्या किया कि कुछ जो केमिकली सिमिलर जो एलिमेंट्स हैं उनको तो इन्होंने अलग अलग रख दिया, और जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, उनको उन्होंने एक साथ रख दिया। ये इसकी सेकंड लिमिटेशंस थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। एंड द थर्ड लिमिटेशंस थी, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो है वो भी क्या है, कुछ एलिमेंट्स के साथ कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग।
द पोजिशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन, इट प्लेस्ड एट द सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। यानी जो ये आइसोटोप्स हैं इनकी पोजीशन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इन्होंने सेम प्लेस पे रख दिया इन आइसोटोप्स को। तो देखिए आइसोटोप्स होते क्या है, आइसोटोप होती क्या है, आइसोटोप्स आर द आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जो आइसोटोप्स है एक एलिमेंट्स की, एक सिंगल एलिमेंट्स की ही डिफरेंट फॉर्म होती है जिनका एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, बट इनका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट रहता है। और इन्होंने मेंडलीव्स ने क्या किया कि जब एटॉमिक मास इनका डिफरेंट रहता है तो इनको इन्होंने एक साथ ही रख दिया। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स रहते हैं, 1p1 या 1h1, 1d2, 1d3। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इनका एटॉमिक मास है। क्या है, एटॉमिक मास। ये जो नीचे रहता है ये इनका एटॉमिक नंबर, और ये रहता है सिंबल। तो देखिए इसको बोलते हैं प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम एंड ये ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इस तरह से मेंडलीव्स जो पीरियोडिक टेबल है उसकी अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस रहती हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।